गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है पाठ नंबर 6, स्फीति में बारिश। इसके लेखक कृष्णनाथ हैं। यह जो पाठ है कि यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने जो स्फीति है, जो हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है, यह स्थान अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक विशेषताओं के कारण जो अन्य पर्वतीय स्थल हैं उनसे भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्फीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इस पाठ में लेखक ने स्फीति के दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन यापन व उन जीवन जीने की जो कठिनाई है उनका वर्णन किया है। आगे लेखक ने कुछ युवाओं को कहा है कि यहाँ पर्यटकों का पहुँचना बहुत ही जरूरी है ताकि पर्यावरण में कुछ हलचल हो सके। स्फीति में बारिश का आना एक बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है, क्योंकि वहाँ बारिश लगभग न के बराबर होती है। यह थी इस पाठ की इंट्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं स्फीति में बारिश पाठ का सारांश। लाहौल स्फीति जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाहौल स्फीति का आकस्मिक योग ही है। इसमें बहुत से योगायोग नहीं है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा भिन्नताएँ नहीं हैं। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इसका इतिहास में भी कम ही जिक्र मिलता है, क्योंकि यह एलंगे है, जिसे एलंगे का मतलब जिसे पार ना पाया जा सके, जिसको लांघा ना जा सके। तो प्यारे बच्चों, जबकि संचार के यहाँ कोई साधन उपलब्ध नहीं है, लाहौल स्फीति में अब भी वायरलेस सेट के द्वारा ही लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो केलंग तथा काजा के बीच खड़खड़ाता रहता है। यानी कि केलंग और काजा के बीच ही वायरलेस सेट की सुविधा उपलब्ध है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, या कहीं बगावत तो नहीं करने वाला, यानी कि उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट के संदेश भेजने के सिवा वह कुछ और कर भी नहीं सकता। बसंत में भी 170 मील जाना आना बड़ा कठिन है, और सर्दी में तो प्राय यह असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्फीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही। जब ये साम्राज्य टूटे तो स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुलंदशहर, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। तब भी प्राय स्वायत्त ही रही, यानी कि इस स्वतंत्र ही रही, क्योंकि यहाँ लोगों के लिए जाना आना बड़ा कठिन है। भूगोल भी इसका ही संहार करता भी है। पहले कभी उन राजाओं का हरकारा जाता था तो आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा डाकू आता था तो स्फीति का तरीका वही था। तुमचलिंग गोनपा में मैंने देखा, जब डायनेमाइट का विस्फोट हुआ तो लाहौल हदस कर आँखें बंद कर चागमा का तना पकड़कर, चागमा एक वृक्ष है जो पहाड़ों पर पाया जाता है, यह एक दूसरे को वे पकड़कर बैठ जाते हैं। इनकी वहाँ एक छोटा सा भी शोर होना उन लोगों को अंदर से झकझोर कर रख देता है कि वो डर जाते हैं। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते वे लोग आंखें खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्फीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्फीति को, वहाँ के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्फीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्फीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार यहाँ की टोटल जनसंख्या 3231
प्रति वर्ग किलोमीटर रही थी। 1971 में 7196 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या यहाँ का है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर यानी कि लाहौल स्पीति दोनों का कुल मिलाकर मिला, जो कि 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटेरियन इनके ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा 1908 में 23 खंड के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, यानी कि वहाँ लोग बहुत ही कम रहते हैं। 4 लोग प्रति वर्ग मील किलोमीटर में रहते हैं। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला, यानी कि जैसे था वैसे का वैसा मिला। अंग्रेज़ों को 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के द्वारा दिया गया। अंग्रेज इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे, यानी कि वो दूर की सोचते थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में कांगड़ा जिले के शरीक कर दिए गए, यानी कि कांगड़ा जिले में इसको मिला दिया गया। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो एक स्थानीय शासक था जो वहीं का था और लोगों पे उसको छोड़ा गया था कि लोगों से वो कर वगैरह वसूली कर सके। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं तो दमयंती जी को रानी मानते थे, यानी कि उनकी पत्नी थी, उनको दमयंती के समान रानी मानते थे। आगे इसमें कहा गया है कि 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति का विशेष दर्जा दिया गया। 1873 में स्पीति में एक रेजुलेशन पास हुआ, जिसके तहत स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश के सरकार के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए थे, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करने का टैक्स इकट्ठा करना। उसके अधीन जो फौजदारी के छोटे छोटे मुकदमे थे वो भी उसका फैसला करता था। बाकी जो इससे बड़े फैसले होते थे वो कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो प्यारे बच्चों, आज का यह अंश हम यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी बुक में इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। यह एक इम्पोर्टेंट लेसन है जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इस हिमाचल प्रदेश के स्पीति को समझने का एक बड़ा ही अच्छा मौका है आपके पास। आप इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।